ये भी बात है कि हार्डवर्क करना पड़ेगा क्या, हार्डवर्क करना पड़ेगा क्या, हार्डवर्क से ही काम बनेगा क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है। कैसे करें हार्डवर्क, क्या होता है हार्डवर्क? तो मैं आपको सिंपल एक चीज अगर कहूं उसके बारे में, जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, उस पे सिर मारते रहना हार्डवर्क है, ठीक है, ये हार्डवर्क होता है। क्योंकि जो चीज समझ में नहीं आ रही होती है ना, उससे रिवार्डिंग फीलिंग नहीं आती, बहुत अच्छा नहीं लगता जब कोई चीज समझ में नहीं आती, ठीक है। अगर नहीं है, हो रहा है, तो भी आप उसको समझने की कोशिश करते रहें, जबरदस्ती अपने आप से करें, ठीक है, तो फिर हम उसको कहेंगे ये हार्डवर्क है भाई, ठीक है। और हार्डवर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टाइम। आप टाइम डिवोट करने पर ध्यान दो, हार्डवर्क अपने आप हो जाएगा। आप बस टाइम डिवोट करो ज्यादा से ज्यादा। हार्डवर्क जो है ना, मतलब वो हार्डवर्क होगा ही होगा, वो अपने आप ही हो जाएगा जब आप टाइम ज्यादा लगा रहे हो एक ही चीज पे। मतलब ऐसा नहीं कि एक चीज को समझने में ज्यादा टाइम लगा दो, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रही है या चीजें समझ में भी आ रही हैं, आती जा रही है, तो एक के बाद दूसरी समझो, दूसरी के बाद तीसरी समझो, चौथी समझो, इस टाइप से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। टाइम ज्यादा डिवोट करो, ज्यादा टाइम डिवोट करोगे तो उसी को हार्डवर्क कहते हैं, बस ये समझ लो आप, ठीक है। क्वालिटी टाइम की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि मतलब फॉर्मेलिटी वाला टाइम ज्यादा बताने वाली बात नहीं कह रहा हूँ, वो तो अंडरस्टूड है हम किस बारे में किस लेवल पे बात कर रहे हैं। तो आप टाइम ज्यादा डिवोट कीजिए स्टडी में, ठीक है, वही आपका हार्ड वर्क है, बस ये समझ लो, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, जहां पर सिक्रेटरी एक्टिविटी ज्यादा है, जहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ज्यादा हो रही हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस जहां पर ज्यादा हो रही हैं, वहां की बात अगर हम कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि उन सेल्स में आरआरएनए ज्यादा चाहिए, क्योंकि राइबोसोम ज्यादा चाहिए, क्यों? क्योंकि जीन एक्सप्रेशन ज्यादा होना है, तो वहां पर न्यूक्लियोलाई भी लार्जर होंगे और मोर न्यूमरस होंगे, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब या विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट justifies the presence of large and more numerous nuclei. Okay, which of the following sentence justifies presence of larger and more numerous nuclei? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि वहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस ज्यादा हैं, वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होती है, वहां जीन एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा है, ऑल ऑफ दीज है, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। कुछ और देकर और प्रोटीन सिंथेसिस वाला ही अगर हमारे पास ऑप्शन है, कोई बहुत बी एंड सी वगैरह नहीं है, तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस स्पेसिफिक हो जाएगा, बिकॉज दे वांट टू think you on a direct basis, that is the protein synthesis. all of these है तो all of these आएगा आंसर, उसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। हम एंटर कर गए हैं in the world of chromosome now. You may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fiber called chromatin. जो डेफिनेशन अभी पहले बताई थी, उसी डेफिनेशन से क्रोमोसोम की शुरुआत कर रहे हैं कि इंटरफेज स्टेज में जो हमारे पास इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है, इनडिस्टिंक्ट यानी कि आप एक धागे को दूसरे धागे से अलग नहीं देख सकते हैं, अलग अलग करके उसका स्ट्रक्चर नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क है किसका? न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर का, यानी कि इन्होंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड आने वाला है, प्लस यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन्स होंगे। But during different stages of cell division, cells show structured chromosomes in place of the nucleus. आपको पता है ना, न्यूक्लियर एनवेलप तो डिसॉल्व हो जाता है बेटा, है ना, न्यूक्लियर एनवेलप डिसॉल्व हो जाएगा सेल डिवीजन के दौरान, और उसके बाद फिर क्रोमोसोम्स होंगे पूरे सेल में, ठीक है। सो क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स। ये जो बेसिक प्रोटीन है इनको क्या बोलते हैं? हिस्टोन। तो क्वेश्चन का पॉइंट आ जाएगा कि द बेसिक प्रोटीन इन एसोसिएशन ऑफ व्हिच DNA is present in nucleus are known as what? Histone. Some non-histone proteins are also there, and also RNA. RNA तो देखो होगा ही वहां पर, क्यों होगा बेटा? क्योंकि न्यूक्लियोलाई वहां पर होगा न्यूक्लियस के अंदर, तो वहां पर जाहिर सी बात है आपको RNA मिलने वाला है, ठीक है, RNA वहां पर होगा, और वहां पर क्या होगा? वहां पर mRNA भी तो होगा, mRNA भी तो होगा वहां पर, ठीक है, यानी कि जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। A single human cell is approximately 2 meter long. के स्टूडेंट कहते हैं सर ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है बेटा कि इसकी थिकनेस तो नहीं बताई ना, यानी कि थिननेस तो नहीं बताई ना, यहाँ पर लेंथ ही तो बताई है, तो लेंथ ज्यादा हो सकती है, ठीक है, मेन तो बात थिननेस या थिकनेस की आती है।
सो अमंग इट्स 46 23 पेयर्स क्रोमोसोम, यानी कि ओवरऑल हमारे पास टोटल कितनी लेंथ होती है, मतलब टोटल क्रोमोसोम्स की, तो 2 मीटर लॉन्ग होती है। यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन द क्लास 12th मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहां पर न्यूक्लियोसोम मॉडलिंग हम पढ़ते हैं, वहां पर करते हैं इसको। तो क्रोमोसोम क्या होता है, इट इज द फर्दर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन, और यहाँ पर बेसिक और नॉन बेसिक प्रोटीन के साथ आरएनए भी मिलेगा। अच्छा, इसके बाद हम एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एवरी क्रोमोसोम यानी कि जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो हर क्रोमोसोम पे बात लागू होती है, ठीक है। क्या है वो बात? एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज अ primary constriction of centromere on the sides of which disc shaped structure kinetochore are present। यहां तक हम बात, यानी कि हाँ जी सर, उन्होंने एक लाइन जोड़ी कि एवरी क्रोमोसोम ब्रैकेट में विजिबल ओनली इन सेल ड्यूरिंग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, डिवाइडिंग सेल्स में ही मिलेंगे। ये जो क्रोमोसोम्स हैं हमें ये डिवाइडिंग सेल्स में ही मिलेंगे। क्रोमोसोम्स केवल डिवाइडिंग सेल्स में मिलेंगे। सो बेस्ड ऑन द पोजीशन, अच्छा सर इनसे पहले विजिबल भी लिख दो। क्रोमोसोम्स इन डिवाइडिंग सेल्स ओनली, इनसे इन्होंने बोला ना विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल, मतलब होते तो हैं वो पर दिखते बस इसी नहीं में। बेटा नहीं होते, नहीं होते, ऐसा होते नहीं है ये, होते भी नहीं है। पता होना चाहिए ना, हमारे जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। होते भी नहीं है, मतलब क्या हुआ इसको? देखो बात यह है कि क्रोमेटिन क्रोमोसोम नहीं होता, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में हम बोलते हैं कि अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। अब वहां पर जो जितना भी फोल्डेड स्ट्रक्चर हो सकता है वो वही है जो आपको जनरली दिखता है, उससे ज्यादा फोल्डेड स्ट्रक्चर उसमें नहीं है, तो उसको हमने बोल दिया क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ पर जो इंटरफेस वाला न्यूक्लियस है वहां पर एक्चुअली क्रोमोसोम है ही नहीं, वो क्रोमेटिन है। एक जो टिपिकल क्रोमोसोम का वो है ना, जो 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 क्या है डेफिनेशन, वो डेफिनेशन ये है कलरफुल बॉडीज। और क्रोमेटिन, टिन मतलब होता है थ्रेड, क्रोमा मतलब कलर, तो कलरफुल थ्रेड क्या है, क्रोमेटिन है। और बॉडी यानी कि आपको एक थिक स्ट्रक्चर पता मिल रहा है वहां पर, ऑब्जर्व हो रहा है कलरफुल, वो आप कहोगे क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम हर सेल में नहीं है, ठीक है। वो ऑब्वियस है कि वो मतलब डिवाइडिंग सेल्स में ही है ना, विजिबल इन डिवाइडिंग सेल्स। यही पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे थे ना हम लोग। जी सर। क्या कुछ और कर रहे थे? नहीं नहीं, तुमने कहा था कि है तो और भी सेल्स में, लेकिन डिवाइडिंग सेल्स में ही विजिबल होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हम नहीं कहते, ठीक है। ये हमारा पॉइंट नहीं है एक्सप्लेनेशन में। हाँ, तो जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा था वो क्या है, ये है प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। और ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है, इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के दोनों साइड पे जो कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम काइनेटोकोर कह रहे हैं। यानी कि ये मान लो कि फर्स्ट आर्म हो गई और ये सेकंड आर्म हो गई, ठीक है। और ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर है इसको मैं ब्लैक से ही लिख देता हूं, किसी भी कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं। ये है हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, दिस इज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। और उसके बाद फिर मैं रेड से ही इसको लिखूंगा। ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर आप दोनों तरफ देख रहे हो, दिस वन, ठीक है। ये क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको हमने कहा है काइनेटोकोर, दिस इज द काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर वो स्ट्रक्चर है जिसमें कि सेल डिवीजन के दौरान इट इज द अटैचमेंट साइट, इट इज व्हाट, इट इज द अटैचमेंट साइट फॉर स्पिंडल फाइबर्स। एक्चुअली में स्पिंडल फाइबर जहां से अटैच होकर खींचेंगे, ठीक है, ये वो काइनेटिक कोर है, ठीक है।
या हम इसको और क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर। अच्छा, अब based on the position of this centromere, the chromosome can be classified into 4 types. कौन कौन से हैं वो 4 types? मेटासेंट्रिक है, फिर सब मेटासेंट्रिक है, देन एक्रोसेंट्रिक है, और उसके बाद हमारे पास है टीलोसेंट्रिक। तो ये कैसे कैसे हैं इसमें देखिए, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स। यहाँ पर जो आर्म्स बनी है, आर्म्स यानी कि सेंट्रोमियर के दोनों तरफ क्रोमोसोम का जो पार्ट है उसको हम आर्म बोल रहे हैं, एक आर्म दूसरी आर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेटासेंट्रिक वाले के मेटासेंट्रिक, दिस वन इज मेटासेंट्रिक। जो नई एनसीईआरटी उसमें रिवर्स में बनाया हुआ है, पहले ये वाला बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, ये जो लेंथ है दिस वन, और ये लेंथ जो है, ये लेंथ लगभग इक्वल है, और इसकी वजह से हमने इस वाले क्रोमोसोम को क्या बोल दिया है, यहाँ पर सेंट्रोमियर, तो इसको क्या बोल दिया हमने, मेटासेंट्रिक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो लेवल है वो ऐसा है कि ये जो आर्म है, ये आर्म नॉर्मल से थोड़ी सी लॉन्गर है, और दिस आर्म इज शॉर्टर देन द मेटासेंट्रिक वन। तो इसको हम क्या बोल देंगे, सब मेटासेंट्रिक। ओके, सब मेटासेंट्रिक। इसके बाद ये क्या है, यहां पर कंसिडरेबल डिफरेंस है, कंसिडरेबल डिफरेंस जहां पर मिलेगा वहां पर हम क्या बोल देंगे, एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, और जहां पर जो शॉर्ट आर्म है, इट इज नॉट जस्ट शॉर्ट, इट इज वेरी शॉर्ट। ठीक है, यानी सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट इट्स पोलैरिटी। Centromere is present on one side of the chromosome, then it becomes the telocentric chromosome. Okay. टर्मिनल है सेंट्रोमियर तो टीलोसेंट्रिक हो गया। एक्सट्रीमली शॉर्ट वन आर्म है यहाँ पर, और एक आर्म एक्सट्रीमली लॉन्ग है। एक्रोसेंट्रिक में, इसके बाद फिर सब मेटासेंट्रिक में लॉन्गर और शॉर्टर में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और मेटासेंट्रिक में 2 इक्वल आर्म्स है। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास हो गए। यहाँ से क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2019 का भी। ठीक है, तो 2019 में क्या क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया कि पेटाइट आर्म के बारे में पूछा गया है। ठीक है, पेटाइट आर्म मतलब क्या, स्मॉल आर्म, स्मॉल आर्म। ठीक है, या हम क्या कह देते हैं इसको, पी आर्म बोलते हैं, पी आर्म। ठीक है, और दूसरी वाली क्या हो गई, वो मतलब अल्फाबेटिकली क्यू आर्म हो गई बेटा। ठीक है, तो स्मॉल आर्म को क्या कहेंगे, पी आर्म कहेंगे, और क्यू आर्म कौन सी होगी, जो लॉन्गर आर्म है। ठीक है, तो अगर आपको पी और क्यू आर्म दिख रही है, यानी कि वो मेटासेंट्रिक तो नहीं हो सकता ना बेटा। हेलो, अगर आपको स्मॉल और लॉन्ग आर्म दिख रही है, यानी कि वो क्या होगा, सब मेटासेंट्रिक हो सकता है ना वो, मतलब मेटासेंट्रिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेटासेंट्रिक में तो दोनों ही कैसी होती हैं, मेटासेंट्रिक में तो दोनों सेम होती हैं। तो पी आर्म और क्यू आर्म में क्या आप सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टिंग्विश कर सकते हो? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में पी और क्यू आर्म आप देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो पी है, पी मतलब क्या होता है, पेटाइट होता है। पेटाइट मतलब क्या होता है, स्मॉल आर्म। तो शॉर्ट और लॉन्ग या स्मॉल और लॉन्ग आर्म यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, तो ये सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हो सकता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, यहाँ पर सैटेलाइट डीएनए कहलाता है, ये वाला जो देख रहे हैं आप, दिस वन। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए। अब सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, जैसे सेंट्रोमेरिक डीएनए होता है, सेंट्रोमेरिक डीएनए इज रेपिटिशन, जंक डीएनए का पार्ट होता है। ठीक है, रेपिटेटिव सीक्वेंसेस यहाँ पर होते हैं। ऐसे ही सैटेलाइट डीएनए जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन कहलाता है, वहां पर भी रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, और ये हर क्रोमोसोम में नहीं है, फ्यू क्रोमोसोम में है, कुछ क्रोमोसोम्स में होता है नॉन स्टेनिंग। नॉन स्टेनिंग यानी स्टेन यहाँ पर नहीं रुकेगा। एट कांस्टेंट लोकेशन, कांस्टेंट लोकेशन यानी कि फिक्स है लोकेशन, इसकी चेंज नहीं होती है, कुछ क्रोमोसोम में पाया जाएगा और हमेशा वही मिलेगा।
मतलब क्या है इसका कहने का, जैसे ट्रांसपोजोन होते हैं जंपिंग जीन्स, कुछ ऐसे फ्रेगमेंट्स हैं जो कि अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, ये ऐसा नहीं है, ये फिक्स रहेगा। सो दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन या सैटेलाइट डीएम। इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोबॉडीज की। माइक्रोबॉडीज जो है मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज, यानी कि ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इंक्लूजन बॉडी की बात नहीं कर रहे। हाउ माइक्रोबॉडीज डिफर फ्रॉम इंक्लूजन बॉडी, क्वेश्चन का पॉइंट। चलो पहले पढ़ लो इसको थोड़ा सा। मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स are called microbodies that contain various enzymes are present in both plant and animal cells। ये क्या होते हैं, जैसे पैरोक्सिसोम्स हैं बेटा, ग्लाइओक्सिसोम्स हैं, ठीक है। ये यहाँ पर पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है जो कि मतलब एक क्या बोल सकते हो उसको, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल को नहीं बनने देगा, ठीक है, पेरोक्सिसोम। तो बोथ प्लांट और एनिमल सेल्स में ये माइन्यूट वेसिकल्स पाई जाती है जिनको हमने कहा है माइक्रो बॉडीज। एग्जांपल है इसका पैरोक्सिसोम, दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन का पॉइंट आ जाएगा, क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि माइक्रोबॉडीज वर्सेस इंक्लूजन बॉडीज। माइक्रोबॉडीज कैसी हैं, कहां मिलेंगी? माइक्रोबॉडीज है मेम्ब्रेन बाउंड बेटा, यहां पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलेंगी, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि these will be present in the यूकैरियोटिक सेल्स, जबकि यहां पर ये कहां मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा। इसके बाद इनका फंक्शन जो है अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, जैसे पेरोक्सिसोम का अलग है, ग्लाइसोसोम का अलग है, मतलब माइक्रोबॉडीज में नाम और उसके बाद फिर फंक्शन, ठीक है। नाम क्या है, जैसे कि पेरोक्सिसोम्स है, जैसे कि ग्लाइओक्सिसोम्स है। जबकि यहां पर इंक्लूसिव बॉडी में क्या आते हैं, ग्रेन्यूल्स आते हैं, साइनोफाइशियल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं, यहां पर ग्रेन्यूल्स आएंगे, जबकि यहां पर स्पेसिफिक वेसिकल्स आएंगी। नाम हो गया, और ये किस फॉर्म में होते हैं, वेसिकल्स के फॉर्म में, और यहां पर भी फॉर्म आ गई, ठीक है, यहां फॉर्म आ गई और नाम क्या हो गया, एक नाम दे दो साइनोफाइशियल ग्रेन्यूल, साइनोफाइशियल बॉडी बोल दो, ठीक है। और कुछ डिफरेंस बेटा माइक्रोबॉडीज वर्सेस इंक्लूजन बॉडीज में, यहाँ पर मेम्ब्रेन वहां मेम्ब्रेन नहीं, ये प्लांट सेल एनिमल सेल में दोनों में, यानी यूकैरियोटिक सेल में, वो प्रोकैरियोटिक सेल में, यहाँ पर ये वेसिकल की फॉर्म में होते हैं, यहाँ ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। नाम में पेरोक्सिसोम ग्लाइकोसोम हो गया, यहाँ पर साइनोफाइशियल बॉडी हो गई। अच्छा, एक और है यहाँ पर फंक्शन का, ये स्टोरेज है, जबकि ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस की साइट है। स्टोरेज में मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है ना बेटा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। इज दिस क्लियर? पहला ये डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस ये, तीसरा और चौथा डिफरेंस यानी कि फॉर्म क्या होती है और एग्जांपल्स क्या है उसके, और फिफ्थ आ गया मेटाबॉलिक मतलब इनका फंक्शन। इज दिस क्लियर? हाँ जी, हाँ जी सर। यस सर। तो आज हमने पढ़ा क्या, न्यूक्लियस में ध्यान रखेंगे फ्लेमिंग में ध्यान रखेंगे क्रोमेटिन। उसके बाद क्रोमेटिन क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन मटेरियल है जो कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स में होता है, अलोंग विद व्हाट, अलोंग विद न्यूक्लियोलाइड, ठीक है। और क्रोमेटिन जो होते हैं, क्रोमेटिन जब सुपर कॉइल कर जाते हैं तो क्रोमोसोम बना लेते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो न्यूक्लियोलाइड होता है वो उसका जो कंटेंट होता है वो आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए का हमेशा बायोसिंथेसिस करते रहने का होता है, प्लस उसका जो कंटेंट होगा वो कोई अलग आइसोलेटेड नहीं है, हाँ रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर एरिया है, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म से कंटिन्यूटी में होता है। न्यूक्लियस जो है वहां पर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, आउटर इनर मेम्ब्रेन होगी, 10 से 50 नैनोमीटर का गैप होगा, और यहाँ न्यूक्लियर पोर भी होंगे, और ये डेरिवेटिव होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। कुछ ऐसी सेल्स भी हो सकती है जहां पर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा, जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया स्ट्राइटेड मसल फाइबर, स्केलेटल मसल फाइबर, और जहां पर ऐसा होगा वहां पर हम सिंसीशियम बोलते हैं, सिंसीशियम, ठीक है। फंजाई में जहां पर होता है वहां पर सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं, है ना। एसेप्टेट सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं ना वहां पर फंगल हाइफी की,
सेप्टा नहीं होते और न्यूक्लियस फिर मतलब कंबाइंड हो जाएंगे। और क्रोमोसोम में हमने कहा कि सेंट्रोमियर होता है, 2 आर्म्स होती हैं, काइनेटोकोर होता है, वहां से स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्टोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक होगा। पी आर्म और क्यू आर्म होती है, अगर आप उसमें डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, पी आर्म पेटाइट आर्म यानी कि शॉर्ट आर्म होती है, और फिर क्यू जो है वो लॉन्ग आर्म होती है, अल्फाबेटिकली उसको बताया गया है। माइक्रो बॉडीज फिर हमने पढ़ ली, और वो इंक्लूजन बॉडीज से कैसे डिफर करती है ये भी पढ़ लिया। इज दिस क्लियर? ठीक है, 10 मिनट का गैप है, बायोमोलिक्यूल का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे।